Welcome, students. So, today we are going to discuss the second chapter of the textbook of class 9th, that is the sound of music. म्यूजिक की आवाज, जिसको संगीत हम कहते हैं, संगीत की आवाज। दो पार्ट में स्टोरी है। आज हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट एवलिन ग्लेनी का है, दूसरा पार्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। एवलिन ग्लेनी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज कही गई है कि भाई शुरुआत होती है कि पूरा क्राउड है, रश आवर है, पूरा भीड़ लगी हुई है, लोग इधर उधर कर रहे हैं। एक लड़की है जो 17 साल से ज्यादा उम्र की नहीं है, बहुत नर्वस है पर एक्साइटेड भी है, क्योंकि जब वो ट्रेन के वाइब्रेशंस को महसूस करती है स्टेशन में। फिर ये पहला दिन है उसका प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, जो कि लंदन में है। ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक बहुत फेमस है, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस वहां से निकले हैं। और क्योंकि किसी के लिए भी वहां पहला दिन जो है वो नर्वस करने वाला हो सकता है। पहले दिन हम भी किसी स्कूल जाते हैं तो लोग नर्वस होते हैं। जब आप भी किसी स्कूल गए होंगे, कहीं आप कॉलेज जाएंगे, थोड़े से नर्वस होंगे। तो कॉलेज में गई है और वो भी एक स्कॉटलैंड के फार्म से, खेतों से, छोटे से शहर से, गांव से होकर वो कंट्री साइड से गई है। और वो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है। एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो म्यूजिशियन बनना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि वो म्यूजिशियन बन पाए। और पर उनके लिए जो चैलेंज है वो बाकियों से थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो डेफ है। डेफ मतलब वो सुन नहीं सकती हैं। एवलिन का जो लॉस ऑफ हियरिंग है, जो सुनना उन्होंने बंद किया, वो ग्रेजुअल था, धीरे धीरे हुआ। पैदाइशी ऐसी नहीं थी वो धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब वो 8 साल की उम्र की थी और जब उनका चेकअप वगैरह, उनको आवाज दी उनकी माँ ने, वो नहीं सुन पाई, उनका चेकअप वगैरह करवाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको हियरिंग, स्कूल में भी वो नहीं सुन पा रही थी। डॉक्टर का कहना हुआ कि भाई इनको हियरिंग एड देके जो डेफ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पढ़वाया जाए। इससे क्योंकि कुछ वक्त तक तो वो चाह के उन्होंने अपने नहीं सुन पाने को अपने दोस्तों से, लोगों से छिपा कर रखा। पर जब उनकी हालत डिटोरिएट होती रही और खराब होती रही, तो फिर ना चाहते हुए भी उन्हें फिर अलग होना पड़ा बाकी लोगों से, और ये चीज फिर सबके सामने आ गई। पर एवलिन जो है, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइंड थी कि वो बाकी लोगों की तरह ही एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी। और एक दिन जब वो जाइलोफोन बजाते हुए उन्होंने किसी एक को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि वो भी बनाए, वो भी उसे बजाएंगे। ज्यादातर लोगों ने उन्हें डिस्करेज किया, पर परक्यूशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने स्पॉट किया उनकी पोटेंशियल को। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े बड़े ड्रम्स को ट्यून करना शुरू किया अलग अलग नोट पे। और उन्होंने कहा कि भाई अपने कानों से मत सुनो, अपने बॉडी से सुनो, महसूस करो म्यूजिक को, ना कि उसको सुनने की कोशिश करो। और जब उन्होंने अलग अलग बीट्स पे, अलग अलग नोट्स पे, हाई नोट्स, हायर नोट्स और लोअर नोट्स पे बजाए, तो एवलिन ने कहा, एवलिन कहती है कि उन्होंने महसूस किया कि जो हायर ड्रम है वो वेस्ट से ऊपर, वो उसके वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रही थी, और लोअर ड्रम के वेस्ट से नीचे। तो उन्होंने ये देखा कि भाई वो महसूस कर पा रही है म्यूजिक को। फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को कई बार रिपीट किया उनके साथ, और एवेलिन फिर डिस्कवर करने लगी अलग अलग नोट्स जो है म्यूजिक के, वो उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में महसूस होते थे। उन्होंने सीख लिया था कि कैसे अपने माइंड और बॉडी से साउंड के वाइब्रेशंस को समझा जाए। तो इसने एक तरीके से उनके दिमाग को, उनके माइंड को, उनके बॉडी को म्यूजिक के लिए बिल्कुल अलग तरीके से खोल दिया था। और ये उस बाकी जो सारी चीजें थी, उनकी डिटर्मिनेशन, जो इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प हम कहते हैं, दृढ़ संकल्प और उनकी मेहनत थी। उन्होंने उसके बाद से कभी वापस पलट के पीछे नहीं देखा। और वो उन्होंने पूरे यूनाइटेड किंगडम को टूर किया, और एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, जब वो 16 साल की थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई म्यूजिक ही उनकी लाइफ होगी। और उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, जहां उन्होंने उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स में से एक स्कोर किया। जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर्स थे उसमें से एक बनी वो। और फिर वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से धीरे धीरे, जो ऑर्केस्ट्रा पूरे ग्रुप में होता है, एक म्यूजिकल ग्रुप होता है इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करते हैं, उससे हटके सोलो परफॉर्मेंस, मतलब अकेले परफॉर्मेंस करने पे आ गई और सोलो परफॉर्म करने लगी। जब उनका 3 साल का कोर्स खत्म हुआ, तब वो ऑलरेडी जो है 3 इयर्स कोर्स का, उन्होंने ज्यादातर जो टॉप अवार्ड्स थे स्कूल के वो उनको मिल चुके थे। और सिर्फ यही नहीं, एवलिन जो है वो
कभी, वो कहती है कि कोई हेरोइक अचीवमेंट नहीं, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, आपको बस मेहनत करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप वहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यह है कि भाई आपको अपने गोल का पता होना चाहिए, आपको अपने ध्येय का पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, और उसके लिए खूब सारी मेहनत कीजिए तो आप वहां पहुंच ही जाएंगे। फिर वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुकी थी म्यूजिक इंडस्ट्री के, पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाली है, सबसे ज्यादा डिमांड में जो मल्टी परकशनिस्ट है। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं जिनमें वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे ढोल है, तबला है, ड्रम्स है, इसमें परकशंस होते हैं, इसमें वाइब्रेशंस होती हैं किसी एक सरफेस की, सॉलिड सरफेस की, और उससे आवाजें निकलती हैं। तो मल्टी परकशन इंस्ट्रूमेंट इसलिए क्योंकि अलग अलग जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे बजाया करती हैं। और उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो बहुत ज्यादा टाइट था, बहुत ज्यादा हेक्टिक था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो टूर करती थी। ये बहुत इंट्रिगिंग है कि कैसे उतना एफर्टलेसली बिना सुने हुए वो म्यूजिक के साथ फंक्शन करती हैं। जो 2 घंटे का डिस्कशन हुआ हमारे ऑथर का उनके साथ, उसमें वो कहते हैं कि भाई एक भी शब्द उन्होंने मिस नहीं किया। वो कहते है कि बस जो जिन लोगों के, जिन मर्दों के बुशी बियर्ड्स होते हैं वो थोड़ा उनको ट्रबल करते हैं, क्योंकि उनके होठों के मूवमेंट कई बारी वो नहीं देख पाती और हंसती हैं। ये इवलिन ग्लेनी है। आप देख सकते हैं कि भाई वो अपना एफर्टलेसली म्यूजिक में अपना लीन है, तल्लीन है। तो वो कहते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा है वो पूरे सिर्फ होठों को ही नहीं, पूरे चेहरे को और आंखों को खास तौर से बहुत पड़ती है, जिससे उनको अंदाजा लगता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसका भाव क्या है। वो कहती है वो बहुत फ्लॉलेसली, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गलती के बोल सकती हैं इंग्लिश, वो भी हल्का सा वो स्कॉटिश एक्सेंट के साथ। और वो कहती है कि उनका, उनकी स्पीच, उनका जो बोलना है वो इसलिए क्लियर है क्योंकि वो झंझात ना सुन पाने की चीज उनमें नहीं थी, बचपन में वो सुन सकती थी इसलिए वो बोल पाती हैं। पर इससे ये समझ में नहीं आता कि कैसे उन्होंने फ्रेंच सीख ली और बेसिक जापानीज को मास्टर कर लिया। वो और म्यूजिक के लिए वो कहती है कि भाई ये जो है उनके हर पार्ट ऑफ बॉडी में कहीं ना कहीं म्यूजिक महसूस होता है। वो जो उनके स्किन को टिंगल करता है, उनके चीक बोन्स को, यहाँ तक कि उनके बालों में भी वो महसूस कर पाती है म्यूजिक को। जब वो जाइलोफोन बजाती है, जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो कहती है कि भाई वो जो सेंस है साउंड का वो उनके फिंगर टिप्स से पास ऑन हो जाता है। जब वो लीन करती हैं ड्रम्स के अगेंस्ट तो वो उसके रेजोनेंस को फील कर सकती हैं अपनी बॉडी के अंदर। और एक जो जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती है परफॉर्म करने के लिए तो खाली पांव जाती हैं, ताकि वो वाइब्रेशंस को अपने पाँव में महसूस कर सके, अपने लेग्स में महसूस कर सके। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि एवेलिन जो है वो डिलाइट कर देती है, खुश कर देती है अपने ऑडियंस को। 1991 में उन्होंने प्रेजेंट किया था रॉयल, जो आपका फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड था, सोलो आर्टिस्ट लोगों को दिया जाता था, उस साल का उनको दिया गया। जो मास्टर परकशनिस्ट है जेम्स ब्लेड्स, वो भी एक परकशनिस्ट है और मास्टर माने जाते हैं। उनका कहना है कि भगवान ने उनसे सुनने की क्षमता तो ले ली और उससे कहीं ज्यादा उनको दे दिया, और वो जो चीज है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम तो सुनते हैं म्यूजिक को, पर वो म्यूजिक को महसूस कर सकती हैं, और हम सबसे कहीं बहुत ज्यादा, बहुत गहरे तौर पे म्यूजिक को महसूस कर सकती हैं, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी खूबसूरती के साथ एक्सप्रेस कर सकती हैं लोगों को। एवलिन कॉन्फेस करती हैं कि भाई वो एक वर्कोहॉलिक है, उनको काम करना बहुत पसंद है, खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो जस्ट काम पे वापस जाना चाहती हैं। कई बारी वो जो क्लासिकल म्यूजिशियंस है उनसे ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ जाती है। साथ ही साथ वो सिर्फ रेगुलर कॉन्सर्ट्स नहीं करती हैं, वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में, और हाई प्रायोरिटी क्लासेस भी देती है म्यूजिशियंस को। एंड रिचलिन जो बीथहोवन फंड के हैं डेफ चिल्ड्रंस के लिए, बहरे बच्चों के लिए वो जो शिक्षा देते हैं, वो कहते हैं कि भाई एवलिन ग्लेनी एक इंस्पिरेशन है उन सारे बच्चों के लिए जो वहां पर मौजूद है, जो डेफ है, जो सुन नहीं सकते, क्योंकि वो ये देखकर महसूस कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि अगर एवलिन वहां तक पहुंच सकती है इन मुश्किलातों के बावजूद तो हम भी पहुंच सकते हैं। एवलिन ग्लेनी ने ऑलरेडी एकम्प्लिश कर लिया है
ज्यादातर चीजें जो कि उनकी उम्र में लोग नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने परकशन को ऑर्केस्ट्रा के आगे लाके खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि परकशन पहले हमेशा परकशन इंस्ट्रूमेंट्स एक ऑर्केस्ट्रा में जहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वहां पीछे रहते थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत मूविंग हो सकते हैं, वो भी लोगों को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो हैंडीकैप्ड हैं, और सब ये सोचते हैं कि भाई आखिर वो अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उन्होंने खुशी भी दी है अपने म्यूजिक से। तो ये है एवलिन ग्लेनी की कहानी, जो देब्रा काउली ने लिखी है। आप ये समझिए, इसमें शिक्षा ये मिलती है कि आपको कितना भी हिंड्रेंस हो सकता है, आपको शायद मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़े, आपको अगर आपसे कुछ चीज ऊपर वाला लेता है तो ऊपर वाला आपको कुछ देता भी है, और उसको पहचानने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमें एक गोल बनाइए अपने जीवन में, और उस गोल के प्रति आप डिटरमाइंड रहिए, अब दृढ़ संकल्पित रहिए, उससे हटिए मत, और मेहनत करते रहिए, और आप आखिरकार गोल पर पहुंच ही जाएंगे। सो दैट वाज द स्टोरी, आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट, और जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक